मूवी कहानी की शुरुआत होती है जब एमेंडा अपना बैग पैक कर रही होती है और उसका शौहर किले अभी तक सो रहा होता है। किले उठता है और एमेंडा से पूछता है कि वो अचानक पैकिंग क्यों कर रही है। एमेंडा उसे बताती है कि वो कुछ अरसे के लिए शहर और यहाँ के लोगों से दूर जाना चाहती है, इसलिए उसने सुबह समुद्र के किनारे एक घर किराए पे लिया है। किले के पास कोई बहाना नहीं होता और वो उसी दिन अपने बच्चों के साथ निकल जाते हैं। वो शानदार घर हर जरूरत की चीजों के लिहाज से होता है। बच्चे स्विमिंग पूल का मजा लेते हैं और किले उन्हें खुश देखकर सुकून महसूस करता है। थोड़ी देर बाद एमेंडा लोकल मार्केट ग्रोसरी लेने जाती है। वापस आने पर वो किले को एक सिगरेट का पैकेट देती है और कहती है कि वो हर खुशी का मजा ले। फिर वो समुद्र के किनारे जाते हैं। एमेंडा को पसंद आता है कि वहाँ लोग बहुत कम हैं। उनकी छोटी बेटी रोज इशारा करती है कि समुद्र में एक बड़ी शिप है। सब उसे देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं। एमेंडा और किले समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं और अपना खाना खाते हैं। कुछ देर बाद सब आराम करते हैं, मगर रोज जो लगातार शिप को देख रही होती है उन्हें जगाती है और बताती है कि वो शिप अब भी चल रही है और शायद समुद्र के किनारे नहीं रुकेगी। एमेंडा किले को जगाती है और फिर सब भागने लगते हैं। शिप तभी रुकती है जब वो रेत में और आगे नहीं चल सकती। समुद्र के किनारे की सिक्योरिटी सब लोगों को हटा देती है और कहती है कि शिप का जीपीएस काम नहीं कर रहा था। वो सब घर वापस आते हैं और एमेंडा लैपटॉप खोलकर शिप के बारे में न्यूज पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वाईफाई काम नहीं करता और टीवी भी नहीं चल रहा होता। घर के लॉन में दो हिरन देखते हैं और मुस्कुराकर सोचते हैं कि ये एक अच्छा शगुन है। उस रात जब एमेंडा और किले जेंगा खेलते हैं और शराब पीते हैं तो एमेंडा को महसूस होता है कि घर में कोई है। अगले ही पल दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलते हैं तो एक मर्द और एक जवान लड़की खुद को घर का मालिक के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हैं। वो अपना नाम जीएच स्कॉट बताता है। वो कहते हैं कि वो शहर जा रहे थे, लेकिन पूरे टाउन में ब्लैकआउट है, इसलिए उन्हें यहाँ रात गुजारना पड़ेगी। किले उन्हें अंदर बुला लेता है क्योंकि बाहर ठंड है, लेकिन एमेंडा थोड़ी हेजिडेंट होती है। एमेंडा कहती है कि उन्हें अपनी प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्हें ये प्रॉपर्टी पूरे वीकेंड के लिए रेंट की है। वो लैपटॉप खोलकर कंपनी से कंप्लेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन इंटरनेट काम नहीं कर रहा होता और फोन के सिग्नल्स भी बंद होते हैं। अचानक स्कॉट एक चाबियों का गुच्छा निकालता है और बहुत कोशिश के बाद एक ड्रॉर खोलता है। उस ड्रॉर में पैसे और एक पिस्टल होती है। स्कॉट पैसे निकालकर किले को $1000 दे देता है। कहता है कि ये रिफंड है ताकि वो उन्हें यहाँ रहने दे। किले पैसे ले लेता है, मगर एमेंडा बहुत गुस्सा हो जाती है। वो किले को एक साइड ले जाकर उस पर बरस पड़ती है कि उसने उन्हें क्यों रहने दिया। एमेंडा कहती है कि उसको शक है कि ये दोनों स्कॉट और रूथ धोखा दे रहे हैं। एमेंडा को लगता है कि ये लोग घर के मालिक नहीं लगते और शहर के ब्लैकआउट की कहानी भी झूठी लगती है। एमेंडा उसे कहती है कि वो उन लोगों के साथ एक ही घर में नहीं सो सकती। किले उसको तसल्ली देता है और स्कॉट और रूथ से बात करने वापस अंदर चला जाता है। अंदर देखते हैं कि स्कॉट एक जबरदस्त कॉकटेल बना रहा होता है। किले कुछ नहीं पूछता, कॉकटेल उठाता है और उसका मजा लेने लगता है, लेकिन एमेंडा सवाल करना शुरू कर देती है और स्कॉट से पूछती है कि उसे घर के बारे में क्या पता है। इसी बीच रूथ बाहर ठंडी हवा लेने चली जाती है। एमेंडा स्कॉट से कहती है कि कोई सबूत दिखाए कि ये घर उनका है। वो स्कॉट से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है और उसका आईडी मांगती है। स्कॉट कहता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गई हुई है और उसने अपनी आईडी अपने वॉलेट में सिम्फनी में भूल गया था। जैसे ही एमेंडा उसके झूठ का पता चलाती है, टीवी अचानक जोर से चल पड़ता है और कहने लगता है कि शहर की सारी लाइट्स नेशनल इमरजेंसी की वजह से बंद हो गई हैं। किले इस बात को सच समझता है और रूथ और स्कॉट को बेसमेंट में रहने देने का फैसला करता है। रूथ बेसमेंट से नफरत करती है और चाहती है कि एमेंडा के परिवार को तुरंत घर से निकाल दिया जाए।
लेकिन स्कॉट उसे शांत कर लेता है और कहता है कि वो अगला कदम खुद डिसाइड करेगा। दूसरी तरफ एमेंडा को लगता है कि रूथ ने उसकी इंटेरोगेशन में दखल दिया है। वो पूरी तरह से महसूस करती है कि उनसे झूठ बोला जा रहा है। वो क्ले से पूछती है कि उन्होंने शिप वाले इंसिडेंट के बारे में उनको क्यों नहीं बताया। एमेंडा काफी कंफ्यूज लगती है और इसी दौरान टीवी पर एक मैसेज दिखाई देता है कि दुनिया भर में साइबर अटैक हो गया है। अगले दिन रोज एमेंडा को जगाती है और कहती है कि उसे फ्रेंड्स का लास्ट सीजन देखना है, लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा होता। एमेंडा उसे कहती है कि थोड़ा इंतजार करे क्योंकि पूरे शहर में ब्लैकआउट है और वो काफी परेशान हो जाती है। रोज बाहर जाकर पूल के पास बैठती है। अचानक वो एक हिरन देखती है और मुस्कुराती है, लेकिन अचानक बहुत सारे हिरन गार्डन के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं। एमेंडा उठती है और अपने लिए कॉफी बनाती है। इसी दौरान रूथ वहां आती है और पूछती है कि क्या कॉफी ले सकती है। फिर दोनों बात करना शुरू कर देती हैं कि एमेंडा और क्ले क्या करते हैं। एमेंडा कहती है कि वो एडवर्टाइजिंग में काम करती है और क्ले प्रोफेसर है। एमेंडा ब्लैकआउट के बारे में बात करती है और अपने फोन पर कुछ वार्निंग मैसेजेस देखती है जो कुछ देर के लिए दिखते हैं। वो वार्निंग साइबर सिक्योरिटी अटैक के बारे में होती है। रूथ कहती है कि हैकर्स ने पावर हाउस को टारगेट किया होगा, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम काम करना बंद कर गया है। तभी स्कॉट वहां आता है और अपडेट्स पूछता है। एमेंडा कहती है कि क्ले शहर गया है ताकि न्यूज ले सके। वो उम्मीद करता है कि साइबर अटैक ऐसा नहीं होगा जैसे 2000s में हुआ था, जब फिलीपींस के 2 बच्चों ने आई लव यू के सब्जेक्ट के साथ ईमेल में बग भेजा था, जिसकी वजह से बहुत से बिजनेसेस रुक गए थे। एमेंडा परेशान नजर आती है और उन्हें एक्सक्यूज देती है कि वो जाकर कुछ देखते हैं। आर्ची, रूथ और स्कॉट विंडो के पास खड़े होते हैं, परेशान हैं कि उन्हें माया, स्कॉट की वाइफ और रूथ की मॉम से कनेक्शन खो दिया है। साइबर अटैक एक बड़ी मुसीबत बन गया है और रूथ इतनी पैरानॉइड हो गई है कि उसे लगता है कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी दौरान क्ले कार चलाता है ताकि किसी से मिल सके जो जाने के क्या हो रहा है, लेकिन वो किसी को नहीं देख पाता। दूसरी तरफ रोज आर्ची से कह रही होती है कि उसने सुबह बहुत सारे हिरन देखे थे, जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हो। आर्ची रूथ को फॉलो कर रहा था और उसने रोज की बात इग्नोर कर दी। स्कॉट कार में बैठकर शहर की सिचुएशन के बारे में जानने के लिए निकलता है। वो एक ऐसे घर के पास रुकता है जहां हर चीज उल्टी पुल्टी पड़ी होती है और लगता है कि उसे अभी अभी छोड़ा गया है। घर के शीशे टूटे हुए होते हैं। क्ले अपनी कार रोकता है जब वो एक औरत को चीखते हुए देखता है। रोज और आर्ची जंगल में जाकर देखते हैं कि सारे जानवर कहां चले गए हैं। दूसरी तरफ स्कॉट एक अबैंडन्ड हाउस में रेडियो बॉक्स देखकर सिग्नल्स लेने की कोशिश करता है। क्ले समझ नहीं पाता कि वो परेशान औरत स्पेनिश में क्या कह रही है। रोज और आर्ची एक अबैंडन्ड केबिन देखते हैं और उसमें जाकर जांच करते हैं कि उसमें क्या है। वो स्पेनिश लेडी क्ले को बताने की कोशिश करती है, लेकिन क्ले समझ नहीं पाता तो वो कार आगे चलाता है। वो लेडी कार पर मार मार कर रोने लगती है। जब स्कॉट समंदर के किनारे चल रहा होता है ताकि देखे कोई आसपास है, अचानक उसे घड़ी मिलती है। एक इंसानी हाथ उसके साथ निकलता है। जब वो उसे रेत से निकालता है, वो गिर जाता है और समुद्र के किनारे एक मरे हुए इंसान का जिस्म देख लेता है। इसी वक्त बहुत सारे कागज क्ले की कार की तरफ उड़ते हैं। क्ले अपनी कार तेज चलाता है और घर पहुंचने की कोशिश करता है। एक हवाई जहाज समुद्र में घुस जाता है स्कॉट के बिल्कुल सामने। वो अपनी जान बचाने के लिए मुश्किल से भागकर घर में चला जाता है। रूथ और अमेंडा समुद्र के किनारे बैठकर इंतजार कर रही होती हैं, जबकि रोस और आर्ची वापस जाने का फैसला करते हैं। रोस एक हिरन देखती है, लेकिन वो आर्ची को दिखाने से पहले वो भाग जाता है। स्कॉट घर वापस आता है, उसके कपड़े भी भीग जाते हैं। वो रूथ को अपने कपड़े लेने भेजता है,
और एमेंडा से कहता है कि मार्केट की इंस्टेबिलिटी को देखकर उसे लगता है कि कुछ अनजाना होने वाला है। एमेंडा के क्यूरियस होने पर वो शेयर करता है कि उसने एक भी जिंदा इंसान नहीं देखा और उसका ख्याल है कि किसी ने सैटेलाइट सिस्टम को स्पेस में नॉकआउट कर दिया है। रूथ दीवार के पीछे छुपकर सुनने की कोशिश करती है जब अचानक एक सुपरसोनिक आवाज सुनाई देने लगती है। एमेंडा भागकर बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद आवाज बंद हो जाती है और उसके बच्चे उसके पास आ जाते हैं। वो सब घर वापस चलते हैं। जब आर्ची शेयर करता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं, एमेंडा दोनों अपने बच्चों से कहती है कि वो रूम में जाके कपड़े बदले। जैसे ही वो चले जाते हैं, एमेंडा गुस्से में स्कॉट से पूछती है कि उसे इस सिचुएशन के बारे में क्या पता है। स्कॉट उसे कहता है कि वो किले के वापस आने तक इंतजार करे, लेकिन एमेंडा इंतजार करने को तैयार नहीं होती और जोरदार आवाज में कहती है कि अगर वो प्लेन क्रैश देखता है जो सैटेलाइट सिस्टम के खराब होने की वजह से हो रहा है तो शायद एक बड़ी आफत आने वाली है। रूथ उठती है ताकि अपनी मॉम के बारे में सोच सके जो लॉन्ग आइलैंड से फ्लाइट के थ्रू लौट रही थी। अचानक दरवाजा खुलता है और किले अंदर आता है। वो उन्हें एक पेपर देता है जिसमें दैट टू अमेरिका लिखा होता है। वो सब सोचने लगते हैं कि शायद अमेरिका पर हमला हो गया है। वो सब अपनी कार में न्यू जर्सी की तरफ निकलते हैं जहां एमेंडा की बहन रहती है। जब वो निकलते हैं, स्कॉट रूथ को तसल्ली देता है कि जो प्लेन उसने क्रैश होते देखा था वो उसी प्लेन का नहीं था जिसमें उसकी मॉम थी। किले अपनी कार सिटी के बाहर ले जाता है। जब रोज सायरन सुनती है, वो कार रोक देते हैं क्योंकि ट्रैफिक जाम हो गया होता है। एमेंडा देखती है कि सारी कार्स ड्राइवरलेस टेस्ला हैं। अचानक वो किले से कहती है कि वो कार में बैठ जाए और वो खुद ड्राइविंग करते हुए चल पड़ती है। सैटेलाइट सिस्टम के खराब होने की वजह से कार्स ऑटो ड्राइविंग पे चल रही होती है और एक दूसरे से टकरा रही होती है। एमेंडा मुश्किल से अपनी गाड़ी को सेफली चलाते हुए स्कॉट के घर वापस पहुंचती है। उस रात एमेंडा किले से कहती है कि वो कुछ प्लान करें ताकि वो बाहर निकल सके क्योंकि उनको बॉम्ब की आवाज सुनाई देती है। आर्ची अपने कमरे में पसीना पसीना महसूस करता है जबकि किले फैसला करता है कि वो रूथ के साथ पूल के साइड बैठकर वेब पी के वक्त गुजारे। एमेंडा और स्कॉट शराब पी रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। एमेंडा कहती है कि वो कभी भी लोगों को पसंद नहीं करती थी और उसे दुख होता है कि स्कॉट अपने प्रोफेशन में हमेशा लोगों के आसपास रहता है, लेकिन वो ये भी शेयर करती है कि उसने जिंदगी में स्कॉट को पसंद करना शुरू कर दिया है। एमेंडा के इंसिस्ट करने पर स्कॉट बताना शुरू करता है कि वो लोग यहाँ क्यों आए। स्कॉट का एक दोस्त और क्लाइंट पेंटागन के डिफेंस डिपार्टमेंट में है। कई साल पहले वो अपने दोस्त के साथ बैठकर रात भर शराब पी रहे थे। उस वक्त उस दोस्त ने एक बार उसे कहा था कि वो एनुअल मीटिंग ऑफ इविल कबाल्स में शामिल हो जहां वो लोग जो दुनिया चलाते हैं मिलते हैं। एमेंडा ये सुनकर डर जाती है और जानना चाहती है, लेकिन स्कॉट उसे रोक लेता है और कहता है कि उसी दोस्त ने कल फोन किया था और उसे बहुत पैसा ट्रांसफर करने को कहा। उसने स्कॉट के किसी भी जोक पर हंसना बंद कर दिया था और बस ये कहा था कि स्कॉट अपना ख्याल रखे। स्कॉट को लगता है कि जो दुनिया में हो रहा है वो किसी इन्फ्लुएंशियल लोगों का काम नहीं है, कुछ और ही हो रहा है। रोज आर्ची के पास जाकर पूछती है कि क्या कोई उम्मीद है कि वो इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। उससे सच में फ्रेंड्स का आखिरी सीजन देखना है। किले रूथ के साथ सच्चाई शेयर करता है कि उसने अपने रास्ते में एक परेशान औरत देखी थी। रूथ जानना चाहती है कि उसके पास और क्या मालूमात है। किले उसे बताता है कि एक शिप जो समंदर से बाहर आ गई थी। अचानक उनको एक स्प्लैश सुनाई देता है। बहुत सारे फ्लेमिंगो उनके पूल में गिर जाते हैं। लाउंज में स्कॉट एमेंडा को अपने रिकॉर्ड्स कलेक्शन दिखाता है ताकि उसका मूड थोड़ा अच्छा हो जाए और उसे वापस जीत सके। वो जैज बजाना चाहता है, लेकिन एमेंडा दूसरा रिकॉर्ड चूज करती
दिखती है। दोनों साथ में डांस करते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। एमेंडा उसे याद दिलाती है कि वो शादीशुदा है और ज्यादा पास नहीं आ सकते। स्कॉट शेयर करता है कि वो अपनी वाइफ से प्यार करता है और इतना परेशान है कि वो कभी अपनी वाइफ को दोबारा नहीं देख पाएगा क्योंकि सिचुएशन बहुत खतरनाक हो गई है। अचानक एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है और फिर से वो सुपरसोनिक नॉइज शुरू हो जाती है। फ्लेमिंगोस पूल से उड़ जाते हैं और लाइट्स टूट जाती हैं। एमेंडा और क्ले अपने बच्चों के साथ एक ही बेड पर सो रहे होते हैं। वो महसूस करती है कि आर्ची को बुखार हो गया है। रोज अभी तक जाग रही होती है और अपनी मॉम को एक कहानी सुनाती है, एक आदमी के बारे में जो हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए दुआ करता रहता था। जब शहर में आंधी आई थी, एक बोट और हेलीकॉप्टर आकर उसे बचाने आए, लेकिन उसने उनकी मदद का इनकार कर दिया क्योंकि उसे लगा कि गॉड उसे बचाएंगे। वो आदमी मर जाता है और स्वर्ग में जाकर गॉड से शिकायत करता है कि उन्होंने उसकी मदद नहीं की। गॉड उसे कहते हैं कि उन्होंने 3 मदद भेजी थी लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाया। रोज अपनी मॉम को बताती है कि उन्होंने काफी वार्निंग्स दे दी है और उनका वक्त खत्म हो चुका है। इसी वक्त रूथ को डर लगता है और वो अपने डैड से कहती है कि वो उसके साथ सोएं। वो शेयर करती है कि उसे एमेंडा पर भरोसा नहीं है क्योंकि वो बदतमीज है। क्ले चाहता है कि वो उसके पास रहे लेकिन रोज अजीब सी लगती है और आर्ची इनएप्रोप्रिएट पिक्चर्स ले रहा होता है। स्कॉट उससे वादा करता है कि वो हर हाल में उसकी मदद करेगा, लेकिन रूथ अपने डैड को वार्निंग देती है कि वो उस फैमिली को वापस घर में ना आने दे। ये गलत फैसला होगा। अगले दिन रोज पहले ही उठकर घर के बाहर निकल गई होती है। आर्ची का बुखार उतर गया था तो एमेंडा उसे कहती है कि वो उठ जाए। वो बेड से निकलकर अपने दांत एक एक करके निकाल लेता है। एमेंडा इतनी डर जाती है कि वो आर्ची से कहती है कि वो रुक जाए। वो दोनों लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। जब आर्ची उनको बताता है कि उसे बाहर एक कीड़े ने काटा था और उसे लगता है कि इसकी वजह से उसके दांत गिर रहे हैं, एमेंडा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो फौरन डॉक्टर से राब्ता करना चाहती है। स्कॉट रिलैक्स होकर उसे कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा ताकि देखे कि उसके पास कोई दवाइयां रखी हैं। उसे लगता है कि वो डॉक्टर ढूंढ पाएंगे। अचानक उनको ये एहसास होता है कि रोज काफी देर से गायब है। एमेंडा उसे ढूंढने के लिए भागती है जबकि आर्ची उल्टी करने लगता है तो स्कॉट और क्ले उसे किसी ऐसे शख्स के पास ले जाते हैं जो इसका इलाज कर सके। रूथ नहीं चाहती कि स्कॉट उसे अकेला छोड़कर जाए, लेकिन वो उससे वादा करता है कि 1 घंटे में वापस आएगा। उनके जाने के बाद रूथ एमेंडा के साथ रोज को ढूंढने निकलती है, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाते। वो दोनों घर के पास एक कैबिन में बैठकर रुक जाते हैं। जब रूथ एमेंडा से कहती है कि वो घर वापस चली जाए, लेकिन एमेंडा उसे चिल्ला के कहती है, जो रूथ को उदास कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि एमेंडा को ये नहीं फर्क पड़ता कि वो अकेली है। शायद उसकी मॉम कहीं बाहर मर गई हो। एमेंडा माफी मांगती है और कहती है कि वो समझती है कि रूथ किस चीज से गुजर रही है, लेकिन अपने प्रोफेशन के चलते उसको लोगों की बुराई समझनी पड़ती थी, इसलिए उसे उनसे नफरत थी। लेकिन उसने कभी नहीं चाहा था कि वो ऐसी हो। वो कैबिन छोड़ देती है, लेकिन एमेंडा रुकी और देखती है कि रूथ कहीं नहीं नजर आ रही। उसे दिखाई देता है कि हिरन रूथ के आसपास घूम रहे हैं। दूसरी तरफ स्कॉट कॉन्ट्रैक्टर के पास रुकता है और वो उनको अपने घर के पास ना आने का कहकर धमकी देता है कि अगर उन्होंने वैसा नहीं किया तो वो उनको गोली मार देगा। जब कॉन्ट्रैक्टर मदद देने को तैयार नहीं होता तो स्कॉट अपना बंदूक निकालता है, लेकिन क्ले बीच में आ जाता है और अपने बेटे की मदद के लिए गुजारिश करता है। कॉन्ट्रैक्टर समझता है कि माइक्रोवेव रेडिएशन की वजह से आर्ची के दांत गिर रहे हैं। एमेंडा रूथ के पास जाकर हिरनों पर चीखती है। पहले हिरन नहीं हिलते, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सब भाग जाते हैं। एमेंडा रूथ को गले लगाकर रोने लगती है, जैसे कि पैसे अब बेकार हैं। कॉन्ट्रैक्टर कुछ पैसे लेता है और आर्ची को दवाइयां दे देता
जाता है। रूथ एमेंडा से कहती है कि जानवर उनको कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन आगे बढ़ते हुए वो कुछ देखकर रुक जाती हैं। दवाइयां मिलने के बाद स्कॉट कार में बैठकर किले से कहता है कि उसने ये सब होने का अंदाजा लगा लिया था, लेकिन अब वो ये जानने लगा है कि किसी भी मुल्क को डिस्टेबलाइज और कोलैप्स करने के लिए दुश्मन 3 चीजें करता है। सबसे पहले वो कम्युनिकेशन तोड़ देते हैं। स्कॉट कहता है कि दुश्मन पहली स्टेज में कम्युनिकेशन तोड़कर सब नेटवर्क और सैटेलाइट कनेक्शंस को तोड़ देते हैं। फिर वो दूसरी स्टेज में लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर मिस इन्फॉर्मेशन और क्यूज फैलाते हैं। अब तीसरी स्टेज आ गई है, जो है सिविल वॉर। रूथ रुककर शहर में फैलती हुई आग और राख देखती है और समझती है कि मुल्क पर हमला हो रहा है। दूसरी तरफ रोज करीब के घर जाती है ताकि कोई बेहतर जगह मिल सके। वो खाना खाती है और घर के कमरे ढूंढती है। अचानक उसे एक मेटल का दरवाजा मिलता है, जिसे वो काफी ताकत से खोलती है और लाइट्स ऑन कर लेती है। ये एक अंडरग्राउंड बंकर है जो ऐसे इमरजेंसीज के लिए बना है। बंकर में बहुत सारा खाना और कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं। स्क्रीन पर यह दिखाया जाता है कि मुल्क पर हमला हो चुका है और लोगों को पास के सेफ शेल्टर में छुपने का कहा जा रहा है। रोज डीवीडी कलेक्शन को ढूंढती है और सिटकॉम फ्रेंड्स का लास्ट सीजन निकाल लेती है। वो खुशी खुशी बैठती है और अपना लास्ट सीजन देखना शुरू कर देती है और यही मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।